नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जिन्होंने गुरुवार को टनकपुर में एक रोड शो किया है। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया, जहां सीएम धामी ने जनता से समर्थन मांगते हुए प्रदेश के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चंपावत के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने टनकपुर में मुख्यमंत्री ने शारदा चुंगी, प्रजापति धर्मशाला और मनिहारगोट में रोड शो करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने टनकपुर बनबसा क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की बात कही। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी, भाजपा के जिला अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन भी मौजूद रहे। इस दौरान चंपावत विधानसभा सीट का उपचुनाव 31 मई को होना है, जिसके तहत सीएम धामी आज टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में रोडवेज कर्मचारी नेता ने एक बहुत ही नाटकीय और दुखद घटनाक्रम के दौरान घर के पास बने ओवरहेड टैंक पर चढ़कर पुलिस की मौजूदगी में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार बहुगुणा पारिवारिक विवाद में बहू के द्वारा उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों से आहत थे। परिजनों ने उनके खिलाफ भी गंभीर आरोप में दर्ज मुकदमे को गलत बताया। साथ ही आपको बता दें कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में स्थित भागत कॉलोनी निवासी पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और रोडवेज में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात हेम राजेंद्र बहुगुणा बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे ही अपने घर से कुछ ही दूरी पर बने ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए। काफी देर तक लोग और पुलिसकर्मी वहां से उन्हें उतारने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो माने नहीं और कूदने की बात कहने लगे। पर इसी दौरान सूचना पर पहुंचे बनभूलपुरा थाना के एसओ नीरज भाकुनी ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश की और बातचीत करने के लिए उन्हें नीचे उतरने के लिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतरने के लिए मना लिया गया और एसओ के मुताबिक नीचे आने की बात पर जब उन्होंने माइक रखा, उसी दौरान बहुगुणा ने खुद को गोली मार ली है। पुलिस उन्हें घायल अवस्था में ही एसटीएस लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले थे वो, और घर में अपने बेटे, पत्नी और बहू के साथ रहते थे। उनकी मौत से परिजनों का भी रोकर बुरा हाल है। पुलिस का ये कहना है कि मृतकों के परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर बहुगुणा के इस आत्मघाती कदम उठाने के पीछे जिस किसी का भी हाथ होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। और चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधित कारणों की वजह से तीर्थयात्रियों की मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस दौरान यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक करीब 76 यात्रियों ने केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री यात्रा के दौरान मार्गों पर दम तोड़ दिया है। इस दौरान सचिव स्वास्थ्य ने भी सभी मेडिकल रिलीफ कैंप और स्क्रीनिंग प्वाइंट पर 50 से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस बार 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कोविड महामारी के कारण 2 साल बाद चारधाम यात्रा बिना किसी बंदिशों के साथ संचालित हो रही है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब होने की वजह से पहले स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मौत हो रही है, और वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से यात्रा मार्गों पर जगह जगह मेडिकल रिलीफ कैंप के साथ ही यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग भी की जा रही है। अब तक चारधाम में जाने वाले करीब 1.16 लाख यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई, और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने यह कहा है कि स्वास्थ्य सचिव राधिका झा के दिशा निर्देश पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में सीएमओ को निर्देश किया गया है कि यात्रा पर आने वाले 50 से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा के दौरान अब तक जो मौतें हुई हैं, उनमें सभी की उम्र करीब 50 साल से ज्यादा आयु वाले लोगों की शामिल है। ऐसे में महानिदेशक ने बताया है कि केदार घाटी में बारिश और बर्फबारी के कारण लिंचौली अस्पताल में आने वाले अधिकांश मरीज हाइपोथर्मिया से ग्रसित हैं, और अभी तक केदारनाथ धाम से करीब 29 यात्रियों को हेली सेवा और 105 यात्रियों को एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर पर उपचार के लिए रेफर किया गया है। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए नगर निगम और नगर पंचायतों ने पोस्टर लगा डाले। लेकिन अब नगर निगम और नगर पंचायतों द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री जी के जन्मदिन पर लगाए गए इन बधाई संदेशों के पोस्टरों का भुगतान आखिर किस मद से किया जाएगा।
नगर निगम और पंचायतों द्वारा की गई इस फिजूल खर्ची पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि नगर निगम ऋषिकेश, नगर पंचायत नंदप्रयाग, नगर पंचायत स्वर्गरम में और मंत्री जी के जन्मदिन पर लगाए गए इन पोस्टरों पर बधाई संदेश थे। मंत्री के जन्मदिन पर लगे पोस्टर मेयर, नगर पंचायत अध्यक्षों, नगर पंचायत और नगर निगम की ओर से लगाए गए हैं। इनमें उन्हें बधाई दी गई और मंत्री जी की बधाइयों के पोस्टरों का पैसा किस मद से आएगा, इसे लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने इन पोस्टरों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम और पंचायतों को कम से कोई मतलब नहीं है और काम से कोई उनका वास्ता नहीं। ये सरकार को खुश करने के लिए पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग इस तरह से करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब नगर निगम ऋषिकेश का पक्ष लेने के लिए फोन किया गया, लेकिन ऋषिकेश नगर आयुक्त ने फोन ही नहीं उठाया। अब माता पिता की सेवा करने की बजाय उन्हें प्रताड़ित करने वाले बच्चों को सचेत होने की जरूरत है। आपको बता दें कि हरिद्वार में अब एसडीएम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऐसे 6 बुजुर्गों के बच्चों को माता पिता की संपत्ति से बेदखल करते हुए 1 महीने के अंदर घर खाली करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। दरअसल माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। हालांकि अधिनियम की धारा के तहत एसडीएम की ओर से सुनवाई के बाद बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे ही 6 बुजुर्गों को उनकी ओर से हरिद्वार एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था और आपको बता दें कि बुधवार को ही एसडीएम पूरन सिंह राणा इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ऐसे में ज्वालापुर, कनखल, रावली, महदूद के बुजुर्गों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, उस दौरान अब उसके बच्चों के साथ वो रहते हैं, लेकिन ना तो कोई उनकी सेवा करता है और ना ही खाना देता है। उल्टे उनके साथ मारपीट और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिससे उनके बुढ़ापे का जीवन नर्क बन गया है। इसी पे फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनके बच्चों को घर से बेदखल कर दिया है। और खबर गैरसैंण से है, जहां गैरसैंण विधानसभा में 7 जून से प्रस्तावित सत्र को लेकर असमंजस बनी हुई है। दरअसल सत्र के दौरान राज्यसभा चुनाव देहरादून में होने की वजह से सत्र की तारीख में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। उधर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सत्र के लिए संसाधन और सुविधाएं जुटाना भी अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हालांकि वित्त विभाग बजट की पूरी तैयारी कर चुका है। मार्च महीने में ही लेखानुदान लाने के बाद अब सरकार को वित्तीय वर्ष के लिए बजट लाना है। वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बजट की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट में जन सुझावों को शामिल करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हितधारकों के साथ 2 बड़ी बैठक भी कर चुके हैं। और इन सब तैयारियों के बीच अब सचिव विधायी और संसदीय विभाग ने बजट सत्र को आहूत करने के लिए विधानसभा सचिव को व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी कर दिए। लेकिन इन सारी कवायद के बावजूद सत्र की तय तिथि पर आहूत होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस सस्पेंस की प्रमुख वजह राज्यसभा का चुनाव माना जा रहा है। साथ ही राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जबकि संयुक्त सचिव विधानसभा चंद्र गोहन गोस्वामी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। इन दोनों ही ऑफिसर की अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। और इस बीच सोशल मीडिया पर हाल ही के दिनों में ब्लॉगिंग का क्रेज तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी दौरान कई ऐसे ब्लॉगर्स भी सामने आते हैं जो अपने पालतू जानवरों के साथ लंबी यात्रा पर जाते हुए नजर आते हैं। वायरल एक वीडियो में एक ब्लॉगर ऐसा ही नजर आया जो अपने पालतू पशु के साथ केदारनाथ मंदिर जाते हुए दिखाई दिया। ये लोग, बहुत से लोग यहाँ नाराज हो गए और अब उन पर बद्री और केदार मंदिर समिति ने कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। दरअसल एक स्वान को लेकर केदारनाथ मंदिर ले जाने वाले ब्लॉगर का नाम रोहन त्यागी बताया जा रहा है। रोहन ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। बताया यह भी जा रहा है कि क्लिप के वायरल होने के कारण रोहन के खिलाफ यूजर्स में गुस्सा व्याप्त है। तो वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद भी स्वान के मालिक रोहन और उनकी पत्नी हिमांशी को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं।
तो वहीं रोहन के वकील के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर में जानवरों को नहीं ले जाने के लिए कोई नियम जारी नहीं किया गया। इसीलिए दंपति के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अधिकारों का उल्लंघन है। नेहा ने यह भी बताया कि इस मामले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी दंपति को धमकियां मिल रही हैं और वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छात्रों के दो गुटों के बीच चली आ रही रंजिश के कारण 5-6 नकाबपोशों ने एक युवक को घेर लिया और दिन दहाड़े बीच चौराहे पर लाठी डंडों के साथ उसकी पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया गया। आसपास के दुकानदार घायल को ई रिक्शा में डालकर सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि रामपुर जिले के थाना स्वार के अंतर्गत ग्राम सलारपुर निवासी का परिवार 18 साल पहले ही केलाखेड़ा के ग्राम रामनगर में आकर बसा था और रमेश काम्बोज टेम्पो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनका इकलौता ही बेटा विशाल बुधवार की दोपहर को अपने दो दोस्तों के साथ कार से बाजपुर जा रहा था और ऐसे में मुंडिया चौराहे पर जाकर एक जूस कॉर्नर के सामने कार चला रहे युवक ने गाड़ी रोकी और विशाल जूस लेने के लिए कार से उतरा। इसी बीच वहां खड़े 5 से 6 नकाबपोश हमलावरों ने लोहे की रॉड और लाठी डंडों से विशाल को पीटना शुरू किया। ये देखकर विशाल के साथी कार लेकर वहां से भाग गए, जबकि आसपास के दुकानदारों ने विशाल को बेहोशी की हालत में सीएचसी पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो वहीं हत्या की सूचना पर कोतवाली प्रवीण सिंह कोश्यारी और एसएसआई विक्रम सिंह धामी, एसआई राकेश कठायत और भगवान गिरी गोस्वामी सीएचसी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से बाजपुर में सनसनी फैल गई है और अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। और उत्तराखंड के टिहरी जिले में गंगोत्री हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और यहां एक बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इन 6 लोगों की मौत हुई है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सभी 6 मृतकों में से 5 पर्यटक पश्चिम बंगाल के थे। इनमें से एक महिला थी और एक ड्राइवर भी शामिल था। और आपको बता दें कि ये सभी लोग हरिद्वार रायवाला से गंगोत्री ट्रैक के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही कमांद में कोचिया गार्ड में उनकी गाड़ी बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि गाड़ी गिरते समय नीचे जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद वाहन में आग लग गई। तो वहीं इस मौके पर पहुंची राजस्व निरीक्षक विजेंद्र रमोला, उन्होंने बताया है कि वाहन में आग लगने की वजह से सभी लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। इसे दल के साथ ही चल रहे साथी पर्यटक जो कि एक दूसरे वाहन में सवार थे, कुछ आगे पहुंच गए और उनके द्वारा जब फोन से संपर्क किया गया तो फोन नहीं लगा, जिसके बाद घटनास्थल पर मिले फोन से प्रशासन द्वारा संपर्क कर उन सभी साथी पर्यटकों को सूचना दी गई। उनके पहुंचने के बाद मृतकों की शनाख्त हो पाई और साथी पर्यटक कुशल ने बताया है कि ये सभी माउंटेनिंग क्लब कलकत्ता के सदस्य हैं। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर खटीमा क्षेत्र के झाऊ परसा गांव में बुधवार को जंगल में घास काटने गए एक ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया है। बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई और आपको बता दें कि 10 दिन के अंदर बाघ ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया है, जिनसे 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की मौत के बाद अब वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा मंगवाया। साथ ही सुरई वन रेंज से सटे खटीमा के पास झाऊ परसा गांव के निवासी उमाशंकर बुधवार को उन पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हुए और घायल उमाशंकर की मौत हो गई। युवक गांव के बाहर शारदा नहर के किनारे घास काटने गया था, जहां बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले भी इसी एरिया में एक ग्रामीण को बाघ ने हमला कर मार दिया था। बाघ द्वारा लगातार 2 ग्रामीणों की हत्या किए जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग भी की गई। तो वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग के एसडीओ खटीमा शिवराज चंद ने सभी ग्रामीणों को कहा है कि कोई भी अकेले गांव के बाहर डैम क्षेत्र में घूमने न जाए। साथ ही वन विभाग ने बाघ को पकड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है और टनकपुर से पिंजरा मंगवाया गया है। इस पिंजरे को शारदा डैम क्षेत्र में आज ही लगा दिया गया और उम्मीद है कि जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मृतक उमाशंकर के परिजनों द्वारा वन विभाग को जल्द ही मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जो वन विभाग मृतक के परिजनों को देंगे।
और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रानीपुर थाने के शिवालिक नगर में बुधवार की रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। तो वहीं बदमाश पुलिस के कब्जे से साथियों को छुड़ाने में कामयाब रहे और पुलिस बदमाशों की अब तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि चेतक सवार पुलिसकर्मी प्रीतपाल और विजयपाल गश्त पर थे और इसी दौरान क्लस्टर में उन्होंने एक कार के पास दो संदिग्ध युवकों को खड़ा हुआ देखा। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद पुलिसकर्मी इससे पहले कि उन्हें कोतवाली ले जा पाते तभी पास में ही मौजूद उनके दो साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। प्रीतपाल की आंख पर गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी को काफी चोट लगी है। पुलिसकर्मियों के घायल होने पर चारों आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि इस हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में आला अफसर मौके पर पहुंचे और आंख पर गंभीर चोट लगने की वजह से पुलिसकर्मी को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर कर दिया गया है। इधर बदमाशों की तलाश में चेकिंग की गई तो वहां ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भी दिखाई दिए, लेकिन दरोगा नवीन पुरोहित ने जब उन्हें पकड़ना चाहा तो बदमाशों ने उन पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने बताया है कि संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है। और ऐसे में कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत पाखरो टाइगर सफारी निर्माण की जांच की आज पूर्व पीसीएफ तक पहुंच गई है। पार्क के तहत कड़ी मार्ग पर निर्माण और मोरघट्टी और पाखरो वन विश्राम गृह परिसर में भवनों का निर्माण, जलाशय का निर्माण बिना वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के कराए जाने संबंधित वृक्षों के अवैध पातन मामले में पूर्व पीसीसीएफ राजीव भतौरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शासन की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में 15 दिन के अंदर ही जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में शासन की ओर से जांच के लिए एपीसीसीएफ डॉक्टर कपिल जोशी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने फरवरी में ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कड़ी मार्ग पर निर्माण, मोरघट्टी और पखोरो वन विश्राम गृह परिसर में भवनों के निर्माण, जलाशय का निर्माण और पखोरो में प्रस्तावित टाइगर सफारी निर्माण के लिए वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में गंभीर प्रशासनिक, वित्तीय, विधिक और आपराधिक अनियमितताएं उजागर हुई हैं। और इसी के साथ ही भारतीय वन अधिनियम की तमाम धाराओं का भी उल्लंघन किया गया। यहाँ सभी काम बिना किसी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के कराए गए। आरोप ये भी सामने आया कि इसके साथ साथ तमाम कामों में कैंपा मद का पैसा भी खर्च किया गया। इसका कोई प्रावधान नहीं था।